हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम कूलाम के नियम तक आपको समझा चुके थे। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा। और अगला जो आपका पॉइंट है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझाते हैं आपके लिए बेटा। हेडिंग लगाएंगे हम वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है अगला। समझते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के परितः वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश करती हैं, अर्थात धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जितने क्षेत्र में फैल जाती हैं उतने क्षेत्र में हो जाता है वैद्युत क्षेत्र स्थापित। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। लिखते हैं इसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के परितः वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के परितः वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये अभी मैं आपके लिए समझाता हूं डेफिनेशन में। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के चारों ओर जहां तक अपना क्षेत्र प्रसारित करती हैं, जिस क्षेत्र में फैली हुई होती हैं उस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। हाँ, वैद्युत क्षेत्र के बारे में लिखेंगे आप। यह है एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। फिर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र को या फिर इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी हुई वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो है वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं आपकी। वैद्युत बल रेखा क्या होती है उसको समझाते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, ठीक है। समझते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होता है।
किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि हम क्या करेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो धन परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक निश्चित मार्ग से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जिस मार्ग से होते हुए वह जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है वैद्युत बल रेखा की। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उससे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन। ये वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन है। बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं जो मैं आपके लिए अभी बताता हूं बेटा यहाँ पे, कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, ये पहला है। वैद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं तथा जिस पृष्ठ में प्रवेश करती हैं दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, ये दूसरा गुण है। तीसरा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी और सदिश राशियों में दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अर्थात इसलिए बोलेंगे हम कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या फिर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा होता है वैद्युत बल रेखाएं एक पूर्णतः लचकदार डोरी की भांति अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसीलिए विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसीलिए समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के 5 गुण हैं जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको नोट कराता हूँ। स्पेस कम है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इरेज करके हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण की तरफ। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, कौन कौन से गुण होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के, ये समझते हैं बेटा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में नंबर 1 पहला पॉइंट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ये इनका पथ होता है। ठीक है, लिखते हैं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर, आप यहीं पे लिख सकते हैं धन आवेश ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ये पहला पॉइंट है बेटा।
कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा वैद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं जिस पृष्ठ से निकलती हैं तथा जिस पृष्ठ में प्रवेश करती हैं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, ये है वैद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं तथा जिस पृष्ठ में प्रवेश करती हैं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कैसे। पॉइंट नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं अर्थात नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, यदि ऐसा होता तो कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा एक पूर्णतः लचकदार, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा एक पूर्णतः लचकदार डोरी की भांति अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं बेटा क्या बोला जा रहा है। वैद्युत बल रेखाएं की जो पथ होता है, जितनी उनकी लंबाई होती है, तो ये क्या होती है, एक रबर की तरह अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण क्या होता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण। पॉइंट नंबर 5 है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से, अर्थात जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के सामने आती हैं, एक दूसरे के सम्मुख आती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से अपनी लंबाई के लंबवत ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। और इस गुण के कारण समान आवेशों के बीच में, अर्थात धनात्मक आवेशों के बीच और ऋणात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए ये चीज एक डायग्राम से समझाता हूं। सपोज करो बेटा कि हमारे पास एक आवेश है ये, ठीक है,
और एक ऋण आवेश है हमारे पास। ये एक धन आवेश है मेरे पास और एक ऋण आवेश है। तो यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, यदि इस पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा निकली है तो वो इस पृष्ठ में सीधा प्रवेश करेगी, और यदि यहां से कोई वैद्युत बल रेखा निकली है तो वो लंबवत ही क्या करेगी, प्रवेश करेगी। ठीक है ना। जिस पृष्ठ से निकलती हैं तथा जिस पृष्ठ में प्रवेश करती हैं हमेशा दोनों की क्या होती हैं, लंबवत होती है। यदि कोई वैद्युत बल रेखा यहां से ऐसे निकली है तो ये वैद्युत बल रेखा का पथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब 90 एंगल पे यदि है यहां से, अर्थात 90 एंगल से यदि यहां से निकली है तो 90 एंगल पर ही यहां से प्रवेश करेगी। तो जिस पृष्ठ से निकलती हैं और जिस पृष्ठ में प्रवेश करती हैं दोनों के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ गुण जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इसी तरीके से यहां से निकलेंगे। तो इनका कुछ ये डायग्राम होता है वैद्युत बल रेखाओं का। इसको इरेज करते हैं बेटा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी आवेश को लेकर जाएं, फिर वो आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। ये बल या तो वैद्युत आकर्षण बल हो सकता है या वैद्युत प्रतिकर्षण बल हो सकता है, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो आपको समझना है इस बात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मेरा एक वैद्युत आवेश है, इस वैद्युत आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं जो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, अब इस वैद्युत आवेश के कारण ध्यान से समझना, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो चुका है बेटा। यहां पे मेरे पास एक धन परीक्षण आवेश है। ये धन परीक्षण आवेश कोई नई चीज नहीं है, एक काल्पनिक आवेश है हमारे पास में। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, डेरिवेशन को हल करते हैं, मान के चलते हैं कि ये काल्पनिक आवेश है। बहुत सूक्ष्म एक काल्पनिक छोटा आवेश होता है, ये हम मानते हैं। यदि आप ना भी माने तो आप सिर्फ ये माने कि हमारे पास सिर्फ एक आवेश है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब अनंत दूरी पर मेरे पास एक आवेश है। इस आवेश को जब मैं यहां तक लेकर आऊंगा, इसके वैद्युत क्षेत्र के ठीक बाहर, तो इस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, अर्थात क्योंकि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाऊंगा, अब ध्यान से नोटिस करेंगे आप बेटा, यदि ये आवेश धनात्मक है तो धन आवेश पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस दिशा में क्या लगाएगा, ये बल लगाएगा। ये आवेश इस आवेश पर क्या करेगा, विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा बेटा। अब इस पूरे वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमें क्या करना है, किसी भी बिंदु पर कोई एक पॉइंट आप ले लें, माना कि ये पी पॉइंट है यहाँ पे, इस पी पॉइंट पर इस आवेश पर कोई एफ बल कार्य कर रहा है। ठीक है, एफ बल क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। यदि ये ऋणावेश होगा तो ये आकर्षण बल लगेगा, और अगर ये धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमको क्या करना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल F तथा उस आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, ठीक है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ये हमारी डेफिनेशन है। तो अभी आप समझ गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन को लिखता हूँ बेटा, इसको रेज। डेफिनेशन देखो बेटा, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित
आवेश इस पर लगने वाले बल तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये है डेफिनेशन बेटा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं। फिर सेम लिखना है आपके लिए, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के लिए भी ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, यह है एक सदिश राशि है। यह है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं की सदिश होती है। ठीक है बेटा, और आपको करना है कि फॉर्मूला ड्रॉ कर लें आप। जो डेफिनेशन आपने दी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और यदि आप इसे संकेत के रूप में लिखना चाहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त किया है हमने, बल को एफ से करते हैं, आवेश को क्यू से करते हैं, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इसका मात्रक, ठीक है, फॉर्मूला है तो इसका मात्रक हमें लिखना होगा। इसका मात्रक बल के लिए न्यूटन होता है बेटा, ठीक है, और आवेश के लिए कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और अब विमा निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। यदि आप विमा की बात करेंगे, इसकी विमा निकालते हैं बेटा। बल की विमा जो होती है वो mL/t⁻² होती है, ठीक है। और अपॉन आवेश की विमा AT होती है। और यदि आप इसे सही करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाने से माइनस हो जाएगा, तो mL/t⁻³ ये आपकी विमा हो जाएगी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विमा लिखेंगे आप mL/t⁻³ ठीक है ना, इसकी विमा ये होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको अच्छे से समझाया बेटा। ये कंप्लीट होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेरिवेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अब हम उसको करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन है, ये मैं आपको समझाता हूं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें एक डेरिवेशन हल करना है, ठीक है। आप समझें जरा क्या है ये। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन हमको हल करना है। तो हमको क्या करना होता है, एक डायग्राम बनाना है। एक बिंदु आवेश लेना है, उससे कुछ दूरी पर हमारे लिए क्या करना है, एक धन परीक्षण आवेश रखना है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। आवेश है बेटा, ठीक है, प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P,
और यहां पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, r मीटर ली है मैंने। चूंकि ये धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो ये आवेश इस धन परीक्षण आवेश पे बल लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमारा डेरिवेशन है। तो जो डायग्राम हमने बनाया है उसकी कुछ थ्योरी हमको लिखनी होती है, तभी हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। माना एक प्लस क्यू आवेश निर्वात तथा वायु में स्थित है। इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये हमको लिखना होता है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात या वायु में स्थित है, ठीक है। जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां एक धन परीक्षण आवेश, ठीक है ना, जहां एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात या वायु में स्थित है, इस आवेश की मैं बात कर रहा हूं, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारी थ्योरी है बेटा। जो डायग्राम हम बनाते हैं फिजिक्स में उसकी कुछ थ्योरी हमको बतानी होती है, तो एज इट इज ऐसे ही छापने की कोशिश ना करें आप। अगर आपको शॉर्ट लिखना होता है तो बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे आप। माना एक प्लस क्यू आवेश जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां धन परीक्षण आवेश स्थित है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सिंपल सी एक लाइन लेके आप डेरिवेशन को हल कर सकते हैं। मैं यहां पे सीधा करता हूं। तब कूलाम के नियम से क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखें आप। कूलाम का नियम पढ़ के आए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था आपके लिए। तब कूलाम के नियम से क्या होगा, इन आवेशों के मध्य एक वैद्युत बल कार्य करेगा, ठीक है। तो वो होगा आपका F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 डॉट क्यू नॉट। इनमें एक आवेश Q है और दूसरा Q0 है, धन परीक्षण आवेश, अपॉन r²। यही होता है इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको लिखना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। क्या करेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यही थी ना डेफिनेशन अभी मैंने जस्ट पढ़ाई है आपके लिए, कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, F का जो मान है वो रखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा Q अपॉन r²। यही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है।
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हल हो चुका है। चूंकि 1/4πε0 का एक आंकिक वैल्यू होता है, एक आंकिक मान होता है, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10⁹, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई Q/R², ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो आपका कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल लिखाया मैंने आपके लिए, बहुत सिंपल समझाया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब आएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, समझाते हैं आपके लिए।